बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन मोदी बोले, भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे देश सेवा करता है, अगले 100 दिन नए उत्साह से काम करने के हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संभल दौरा कल की मंदिर का करेंगे शिलान्यास, मंदिर का भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। कमलनाथ नकुलनाथ आज ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा, कमलनाथ बोले, मेरी कहीं बात नहीं हुई है अभी। दिग्विजय ने कहा, उन पर ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव। किसान आंदोलन छठा दिन, शंभू बॉर्डर पर हंगामा, बैरिकेडिंग की तरफ बढ़े कुछ किसान, मंच से ऐलान, आज समाधान नहीं तो कल करेंगे दिल्ली कूच। पंजाब के भी 7 जिलों में इंटरनेट पर स्थायी रोक, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब में 24 फरवरी तक इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 14,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी। जीबीसी में आपको बता दें, गीडा देगा 28,751 करोड़ रुपए का योगदान। खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सीधा आपको दिल्ली भारत मंडपम लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए। इन्होंने अप्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, एचएएल को खत्म किया जा रहा है। ये लोग तो एचएएल के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे। लेकिन देखिए, एचएएल आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए कितने सारे ऑर्डर आज उनके यहां बुक किए गए हैं। आज जरा देखिए एचएएल का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे। कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। साथियों, कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है, इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा। इसलिए गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, यही समय है, यही समय है। भारत के इतिहास में
आज वो समय आ गया है जब हमें अपने देश का भाग्य बदल देना है। और साथियों, मैंने देशवासियों को लाल किले से कहा था और आपको तो कई बार कह चुका हूं। मैंने देशवासियों को कहा था कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 11 घंटे काम करेगा। अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा। अगर आप 14 घंटा काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। मेरे साथियों, देश भर के मेरे कार्यकर्ताओं, देश भर के मेरे देश को उज्जवल भविष्य के लिए आशा लगाकर बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है। और मेरी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? करोगे? हर लाभार्थी के पास जाइए, उनको कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। और इसमें आपको नमो ऐप से भी बहुत मदद मिलेगी। आप नमो ऐप के जरिए मेरा प्रणाम और मेरी चिट्ठी उन लाभार्थियों तक जरूर पहुंचाएंगे। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो। आपको उन्हें पिछले 10 वर्षों के काम और आने वाले 5 वर्षों के प्लान, इसके विषय में जरूर बताना है। मैं आपको उन्हें नमो ऐप पर विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए हमें उसको जोड़ना है। वो हमारा एम्बेसडर है। मतदान के दिन इन सभी मतदाताओं को बूथ पर लाकर हमें कमल निशान पर मतदान करवाना है और जहां एनडीए के साथी हो उनके निशान पर मतदान करवाना है। साथियों, हमें याद रखना है, हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोगों को नहीं जोड़ना, बल्कि देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है। जो किसी भी कारण से अभी भी भाजपा से दूर है, उन तक हमें पहुंचना है। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। और इसके लिए भाजपा जरूरी है। इसके लिए भाजपा सरकार जरूरी है। आज देश की जनता कह रही है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे, इसलिए साथियों, आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार
400 पार। अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। आप सबको मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं समझता हूं अभी वंदे मातरम होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद अभी राष्ट्रगान होगा। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। यहां रुकते हैं कि ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ का कल दौरा है। 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्घाटन समारोह रखा गया। 10 लाख करोड़ की 14,000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 34 लाख रोजगार का सृजन भी इसके माध्यम से होगा। आपको बता दें, आईजीपी के आसपास का इलाका नो फ्लाई जोन रहेगा। आईजीपी के आसपास एंटी ड्रोन टीम तैनात रहेगी। आपको बता दें, पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे आईजीपी पहुंचेंगे। पीएम के लिए आईजीपी में विशेष लाउंज तैयार किया गया है। इसमें तमाम निवेशकों से पीएम मुलाकात करेंगे, प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर डीएम जेसीपी ने एक बैठक की है। पुलिस अधिकारियों और पुलिस टीम के साथ अहम बैठक की गई। बैठक में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी मौजूद रहे। तो लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कल उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन कल किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का संभल का कल दौरा। कल की मंदिर शिलान्यास के लिए आएंगे पीएम मोदी। सुबह 10:30 बजे नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। 10:30 बजे से 10:45 तक मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। इसके बाद मंच पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। कल की मंदिर शिलान्यास के लिए आएंगे पीएम मोदी। तो संभल पहुंचेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, सुबह 10:25 पर नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से संभल स्थित कल की धाम पहुंचेंगे। 10:29 से 10:45 तक पूजन में शामिल होंगे। कल की मंदिर शिलान्यास के लिए पीएम मोदी संभल पहुंचेंगे। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुबह 10:25 पर नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के माध्यम से संभल के कल की धाम पहुंचेंगे। 10:29 से 10:45 तक मंदिर का भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। मंच पर पीएम मोदी मंच भी साझा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो कल संभल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। कल की मंदिर शिलान्यास के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 10:30 बजे नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के माध्यम से संभल पहुंचेंगे और कल की धाम का शिलान्यास करेंगे। इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। अमृतसर, टोरंटो, बर्मिंघम 92% ऑक्यूपेंसी। हमारी गोभी जाके उनके ब्रसल स्प्राउट को फेल कर देती थी। कार्गो हमारा था। 6 महीने में हाहाकार मच गई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा यार ये मर गए हम। उठाई फ्लाइट यहां से अमृतसर से सीधा दिल्ली 4 घंटे खड़ी करके फिर वापस अमृतसर, फिर उधर जीरो। पाई हजारों एकड़ पॉलिटिशियनों ने जमीनें एक्वायर कर ली। बताओ ना यार, कितनी फ्लाइटें चलती हैं, कितना कार्गो चलता है पंजाब से। ला दुआबे दे विचों 40% पंजाबी, 29 तो 30% पंजाबी विदेशों जाते। क्या फायदा मिलता है भाई पंजाब को? हैं? मैं कहता हूं हमने ढाल बन के दिखाया, हमने परमवीर चक्र जीत के दिखाया, हमने
मतलब आजादी सी जंग से लेके हर जंग में सबसे बड़ा हिस्सा पाया, तो 2 पैकेज। क्या पैकेज सिर्फ यूपी को ही चाहिए? हमारे भाई हैं, हम बड़े खुश हैं उनको मिलता है, पर भाई आपने इंडस्ट्रियल पैकेज दे दिए, बद्दी को दे दिए, हिमाचल को दे दिए, हमें मार डाला। लैंडलॉक्ड स्टेट, हमारी किस्मतों पे ताले लगा दिए। या तो आप कार्गो शुरू कर दो। अमृतसर सबसे बड़ी मंडी थी। फिर मैं आपको कहता हूं कि भाई पक्षपात क्यों है? ये कद साहब की स्टेटमेंट है। करद साहब, क्या नाम है उनका? एग्जैक्ट नाम है करद साहब। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस है। लो उनकी स्टेटमेंट देखिए जरा आप। उनकी स्टेटमेंट देखिए कि कितने अमीरों के कितने रुपयों के कर्जे माफ हुए। बैंक्स रोट ऑफ 14.5 लाख करोड़ सिंस 2014-15 गवर्नमेंट। 10 साल में साहब तुम 16 लाख करोड़ रुपये दे, 16 लाख करोड़ रुपये दे अमीरां दे, इंडस्ट्रीलिस्टां दे कर्जे माफ करते। एग्जैक्टली सेम किसानां दे ने। दसो पंजी कीती है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, आईएएस अंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति बढ़ी है। आपको बता दें, अंजनेय कुमार सिंह आईएएस 2005 बैच सिक्किम के कैडर के हैं। इनकी प्रतिनियुक्ति 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। आपको बता दें, डीओपीटी ने प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है। अंजनेय कुमार सिंह का मुरादाबाद कमिश्नर यूपी में प्रतिनियुक्ति के तौर पर 14 फरवरी 2024 को पूर्ण हो चुकी थी। तो 6 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई है। इनकी प्रतिनियुक्ति 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। डीओपीटी ने प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है। आपको बता दें, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अंजनेय कुमार की प्रतिनियुक्ति 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। डीओपीटी ने प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया। आपको बता दें, 14 फरवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। अंजनेय कुमार सिंह मुरादाबाद के मौजूदा समय में कमिश्नर हैं और इनके 14 फरवरी 2024 को यह इनका समय पूर्ण हो चुका है कार्यकाल का। अब 6 महीने प्रतिनियुक्ति इनकी बढ़ाई गई है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, आईएएस अंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई है। 2005 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस हैं अंजनेय कुमार सिंह। इनकी प्रतिनियुक्ति 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीओपीटी ने प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रयागराज से अगली खबर है, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज एयरपोर्ट से स्वराज भवन पहुंचेगी। राहुल गांधी स्वराज भवन से शुरू करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा में शामिल होंगे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। आपको बता दें, न्याय यात्रा की जगह जगह कांग्रेसी स्वागत भी करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट आपको बता रहे हैं, 3:30 बजे ये यात्रा शुरू होगी। स्वराज भवन से विश्वविद्यालय चौराहा पहुंचेगी ये यात्रा। विश्वविद्यालय चौराहे से कटरा नेत्राम चौराहा पहुंचेगी यात्रा। उसके बाद लक्ष्मी टाकीज चौराहे पर होगी राहुल गांधी की जनसभा। इसके साथ ही शिवगढ़ होलागढ़ होते हुए पहुंचेगी न्याय यात्रा। मऊ अहिमा में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखाना, विश्वविद्यालय चौराहे से कटरा नेत्राम पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। लक्ष्मी टॉकी चौराहे पर होगी राहुल गांधी की जनसभा। तो यह पूरा रूट मैप अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी का मिनट टू मिनट का कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मऊ आइमा में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। तो आज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज में पहुंची है और यहां से आज शुरुआत करेंगे। प्रयागराज एयरपोर्ट से स्वराज भवन पहुंचेंगे राहुल गांधी। स्वराज भवन से शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा में शामिल होंगे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। चंदौली में बड़ा रेल हादसा होने से टला है। व्यास नगर के पास जेसीबी से टकराई है ट्रेन, यात्रियों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान आपको बता दें जेसीबी के परखच्चे उड़े हैं। मानव रहित क्रॉसिंग पार करते समय यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद रेल रूट बाधित हुआ है। डिरेल होने से बची है लोकमान्य तिलक ट्रेन। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। व्यास नगर के पास जेसीबी से टकराई है ट्रेन, यात्रियों में हड़कंप मचा है। जेसीबी के परखच्चे इस दौरान उड़े हैं। डिरेल होते होते बची है ये ट्रेन। मानव रहित क्रॉसिंग पार करते समय यह हादसा हुआ है। तो लोकमान्य तिलक टर्मिनल और लोकमान्य तिलक ट्रेन जो है ये डिरेल होते होते बची है। इस दौरान जेसीबी से टकराई है ट्रेन। मानव रहित क्रॉसिंग पार करते समय यह हादसा हुआ है। आपको बता दें यात्रियों में इस दौरान हड़कंप मच गया। हादसे के बाद रेल रूट भी बाधित हुआ है। डिरेल होने से बची है लोकमान्य तिलक ट्रेन। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी से टकराने के बाद यह बड़ा हादसा होने से टला है। चंदौली से खबर आपको दिखा रहे हैं। व्यास नगर के पास जेसीबी से टकराई है ट्रेन। इस दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें यात्रियों में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। जेसीबी के टकराने से परखच्चे उड़े हैं। मानव रहित क्रॉसिंग पार करते समय यह हादसा हुआ है। आपको बता दें डिरेल होते होते बची है लोकमान्य तिलक ट्रेन। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को चंदौली से दिखा रहे हैं। आपको बता दें लोकमान्य तिलक ट्रेन डिरेल होने से बची है। यह बड़ा हादसा होने से बचा है। मानव रहित क्रॉसिंग पार करते समय जेसीबी से टकराई है ये ट्रेन और बड़ा हादसा होने से टला है। व्यासनगर के पास जेसीबी से टकराई है ट्रेन। इस दौरान जेसीबी के परखच्चे उड़े हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। इस दौरान यात्रियों में भी हड़कंप मच गया है। मानव रहित क्रॉसिंग पार करते समय यह हादसा हुआ। इस वक्त की यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चंदौली से यह खबर। यात्रियों में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। जेसीबी के परखच्चे भी उड़े हैं और यह बड़ा हादसा होने से टला है। मानव रहित क्रॉसिंग पार करते समय यह हादसा हुआ है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 90 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने कार से जब्त कर तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जांच की जा रही है। फेफना थाना पुलिस इसकी जांच कर रही है। नोहर पुलिस थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम शुक्रवार रात को थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने कार को रुकवाया। उसमें सवार राजेश कुमार पुत्र भगवान राम निवासी चैनपुरा के कब्जे से 90 ग्राम अफीम मिली है। पुलिस ने अफीम बरामद कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कार जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच फेफना पुलिस थाना प्रभारी एसआई जगदीश प्रसाद पांडर कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कुरुक्षेत्र के रतगल गांव स्थित एक व्यक्ति फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 7 स्थित रतगल गांव में एक व्यक्ति फांसी पर लटका मिला है। पूछताछ में पता चला कि शराब पीने का आदी था ये व्यक्ति, लड़ाई झगड़ा भी करता था और अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इसका पोस्टमार्टम कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा ये बात कही गई। इनका रोज का लड़ाई झगड़ा होता रहता था। मैं इसको रात ठीक ठाक छोड़ के गया था 11 बजे और चलो भाई सुबह आके देख लें, कोई बात नहीं भाई, सो जा पड़ के आराम से। और मैंने तो अभी मैं सोता भी नहीं उठा था। मेरे पैसे यहाँ किराएदारों की कॉल आई थी और उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे बात होगी और दरवाज़ा भी मैंने 112 पे आए पे तोड़ने पड़े। अच्छा, किसने देखा था पहले इनको? देखा तो इन्होंने, इसकी घरवाली थी इधर साथ में कमरे में इसकी माँ के साथ, और इन्होंने जैसे घोड़ी वगैरह लगा के ऊपर रोशनदान से झांक के देखा था। पुलिस चौकी सेक्टर 7 में सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई
हाउसिंग बोर्ड में 2139-40 मकान नंबर में किसी अननोन पर्सन ने फांसी लगा ली है। जो ये सूचना पाकर मौके पर पहुँचे थे तो मौके पर घर वालों से बातचीत की गई, जिन्होंने कहा कि ये शराब पीने का आदी था, लड़ाई झगड़ा करता था। रात में इसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। अब आगे की कार्रवाई इसकी चल रही है। अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा, कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिरसा के अलनाबाद से है, जहां ग्राम पंचायत ढांडी सेरा के पंचायत भवन में भामाशाह व समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल की ओर से आंखों का निःशुल्क शिविर लगाया गया। शिविर को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि गांव में पहली बार निःशुल्क आंखों का शिविर लगाया गया है। शिविर में लगभग 500 मरीजों की जांच की गई है तथा मरीजों को चश्मा, दवाइयां व आंखों से संबंधित उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि जिन मरीजों के आंखों के ऑपरेशन होने हैं उनको कप्तान मीनू बेनीवाल टीम द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन करवाए जाएंगे। इस अवसर पर सरपंच नाथुराम तो गांव और गरीब के तबके के लोगों के लिए अच्छा कार्य किया गया है। आज जो मीनू बेनीवाल जी ने जो कैंप लगाया है, आंखों का शिविर लगाया है, ये हमारे गांव के लिए तो बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने। हमारे गांव के अंदर आंखों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है। पहले गांव के अंदर पानी खराब था, ट्यूबवेलों का ऐसा था, अब नहर का पानी अब आना शुरू हुआ है। पहले तो गांव के अंदर बुजुर्गों के घुटने वगैरह भी बहुत ज़्यादा दर्द करते थे, लेकिन अब ठीक है। और आंखों की रोशनी तो 90% गाँव की खराब है। और आज मीनू बेनीवाल जी ने जो कैंप लगाया है, ये तो बहुत ही सराहनीय काम किया है। सर, ढाणी सेरा में आंखों का शिविर लगाया है, ग्रामीणों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले तो जी मैं आप सबके माध्यम से जिन ग्रामीणों ने इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पे सहयोग किया है, हमारा यहाँ पे आए हैं, इन्होंने अपना समय निकाल कर हमारे को टाइम दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले धन्यवाद है कप्तान साहब का, जिन्होंने ये मुहिम शुरू की हुई है। सरपंच साहब, आपके गांव में आज शिविर लगाया को लोगों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, काफ़ी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कप्तान साहब की टीम द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, जी बताइए। हमारे गांव के अंदर कप्तान मीनू बेनीवाल के द्वारा जो कैंप लगाया गया है, उसमें काफ़ी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, तो बहुत शौक किया है, सभी ने भाग अच्छा लिए। कम से कम 500 पीढ़ी देखी जा चुकी है। सारी टीम का और कप्तान साहब का, पूरे गाँव का बहुत शौक है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। अगली खबर जीरकपुर से है, जहां बलटाना के शिवा इनक्लेव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर शिवलिंग पर से चांदी का शेषनाग और चांदी की परिधि चोरी कर ले गए। चोरों की यह सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। चोर टैक्सी नंबर की सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर आए थे, जो संख्या में 4 से 5 के करीब नजर आ रहे थे। अज्ञात चोरों ने इस चोरी की वारदात को देर रात करीब 1:30 बजे से 2 बजे के आसपास अंजाम दिया। प्राचीन शिव मंदिर के प्रधान डॉक्टर सतबीर सिंह लाठड़ ने बताया कि करीब 3.5 किलो की चांदी चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि मंदिर का साइड वाले दरवाजे का ताला तोड़कर चोर मंदिर में दाखिल हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि नंदी महाराज का एक कान चोरों के द्वारा तोड़ दिया गया है और पूरी तरह से बेअदबी भी की गई है। नगर परिषद जीरकपुर के पूर्व प्रधान और प्राचीन शिव मंदिर बलटाना के वाइस चेयरमैन कुलविंदर सोही ने भी इस घटना की बेअदबी का मामला बताया और इसको साजिश भी करार दिया है और इस चोरी के वारदात पर अपना रोष जताया है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस ने अपील की है, पुलिस से अपील की गई है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाए। अगली खबर गुरुग्राम से, जहां ड्रोन से फूड डिलीवरी के दौरान फूड सप्लाई करने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, कंपनी के खिलाफ आरोप है कि शहर में धारा 144 लगी होने के बावजूद कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर ड्रोन के जरिए फूड सप्लाई किया है। घटना बीती 15 फरवरी की है, जब फूड सप्लाई करने के दौरान एसके एयर कंपनी का बड़ा ड्रोन साउथ सिटी के मकान से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। मामले में जिला उपायुक्त ने धारा 144 के उल्लंघन को लेकर संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। धारा 144 के तहत किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने पर पूर्णतः पाबंदी थी।
आपको बता दें कि एसके एयर कंपनी गुरुग्राम के उद्योग विहार से साउथ सिटी सेक्टर 50 और इसके आसपास के इलाकों में फूड सप्लाई का काम करती है। मामले में सेक्टर 50 पुलिस थाने में प्रतिबंध के बावजूद ड्रोन उड़ाने और लापरवाही बरतने और मशीन से लापरवाही कर लोगों की जान को जोखिम में डालने को लेकर मामला दर्ज किया है। इसी से टूटा है, वही देख रहे हैं माता जी। देखिए उसमें 148 में एक एफआईआर हम रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो 188 144 लगा के हम ड्रोन फ्लाइंग बैन करते हैं जी। तो उस दिन सीएम विजिट थी तो 144 लगी हुई थी, उसके बाद भी ड्रोन फ्लाइंग की गई है। तो नेचुरली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से है, जहां विश्व प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की समाधि हुई है। रात 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। आचार्य विद्यासागर महाराज पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे। लगभग 6 माह से डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में रुके हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 नवंबर 2023 को डोंगरगढ़ पहुंचकर जैन मुनि विद्यासागर महाराज के दर्शन उन्होंने किए थे। अब रुक करेंगे अगली खबर की। धर्म एवं आध्यात्मिक नगरी सिवरी नारायण में आज महानदी किनारे रामघाट स्थित श्री राम जानकी 24 अवतार भगवान केवट मंदिर से श्री राम जानकी जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में युवा वर्ग के तत्वाधान में केवट निषाद समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, माता शबरी, वीरांगना बिलासा देवी, गुहा निषादराज जी के रूप में सभी जीवंत झांकी को सुसज्जित रथ में विराजमान कर सिवरी नारायण नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें 5000 से अधिक लोग शामिल होकर डीजे एवं धुमाल के धुन में नाचते गाते जयकारा लगाते नजर आए। सभी लोगों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। पूरा नगर राम की धुनी और जयकारों से गूंज उठा। आयोजन सबके सहयोग से संपन्न हुआ। बड़ी धूमधाम के साथ बाजा गाजे के साथ मनाया गया। यहाँ हमारे आसपास के स्वजाति बंधु ने बढ़ चढ़ के भाग लिए और बहुत ही नाचते कूदते हुए शांतिपूर्ण ढंग से ये अपना शोभा यात्रा कार्यक्रम बहुत ढंग से आगे बढ़ाया। और इसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग दिए हैं बहुत बड़े आभार के पात्र है। और साथ ही यहाँ 62वां वर्ष है महाराज निषाद जयंती मनाते हुए, लेकिन यहाँ विगत 8 वर्ष से युवा समिति, महिला समिति और नगर समिति के तत्वाधान में यह कार्यक्रम बहुत ही रोचक हो गया है और बहुत धूमधाम से बढ़ाया जा रहा है। इसमें हमारे आने वाले युवा साथियों को बढ़ चढ़ के आने वाले भविष्य में और भाग लेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे नगर वासियों एवं शोभा यात्रा में नगर वासियों, व्यापारियों ने जिन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग दिए हैं, इसके लिए पूरे हमारे केवट समाज की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दुर्ग जिले में लगातार जिला चिकित्सालय द्वारा भिन्न भिन्न स्थान पर नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सियान सदन कोहका भिलाई में लगभग 56 व्यक्तियों का नेत्र परीक्षण किया गया है, जिसमें जो मरीज, आपको बता दें, जिसने जो मरीजों की दवाई की आवश्यकता थी उन्हें दवाई और जिन मरीजों को चश्मे की आवश्यकता थी उन्हें निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया है। सियान सदन कोका भिलाई में बहुत ही शानदार नेत्र परीक्षण शिविर रखा गया यहाँ पे आयोजन के द्वारा। और यहाँ पर सभी मरीजों का नेत्र परीक्षण कुमारी वर्षा मैडम हमारे द्वारा सभी 56 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया और उसमें से लगभग 36 लोगों का जो है चश्मे का जो रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं दृष्टि दोष पाए गए, उनको पूरा जांच किया गया, उनको निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जा रहा है बिल्कुल। और उसके साथ में 7 मरीजों का मोतियाबिंद प्रकरण पाए गए,
इनको जिला चिकित्सालय दुर्ग में ऑपरेशन किए जाएंगे। हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम सर के मार्गदर्शन में सभी लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। जैसे जो भी समितियां करवाती हैं और शासन के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में भी, दुर्ग जिले के, छत्तीसगढ़ के दूरस्थ ग्रामीणों में भी छोटे छोटे जांच शिविर करके उन मरीजों को जिला चिकित्सालय ला करके शासन की सुविधाओं का पूरा लाभ दिया जाता है, जहां पर पूर्णतः निःशुल्क रूप से ऑपरेशन किए जाते हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार धरातल पर लगातार काम कर रही है। और वहीं भरुहा मुडा सचिव के द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों का फॉर्म भरते समय सरपंच ने हंगामा करते हुए पंचायत सचिव को हितग्राहियों का फॉर्म भरने से मना करते हुए गाली गलौज करने लगा। सचिव के द्वारा सरपंच को बोला गया कि मैं राजस्व विभागीय अधिकारी के आदेश का पालन कर रहा हूं। तभी नाराज सरपंच ने सचिव के मोटरसाइकिल को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और वहां जमकर हंगामा हुआ, जिससे गांव के बहुत लोग इकट्ठा हो गए और जल रहे मोटरसाइकिल को आग बुझाने की कोशिश की गई। मामला बिगड़ने लगा। सरपंच के द्वारा सरकार के महतारी वंदन योजना के फॉर्म को भी फाड़कर फेंक दिया गया। अभी जो 5 तारीख से 20 तारीख तक महतारी वंदन योजना का फॉर्म हम लोग पंचायत भवन में काम कर रहे हैं सर, उसमें सरपंच वो काम करने को मना कर रहा है कि मैं शासन की योजना को नहीं पंचायत भवन में करने दूंगा। सुबह ताला जड़ दिया था पंचायत भवन को। इसके बाद हम लोग आए 10 बजे तो पता चला कि अंदर से ताला भरा है, वो शटर वाला था, तो एक बाहर दरवाजा खिड़की नहीं है, अंदर वाला को जड़ दिया था। जो जैसे महिला कार्यकर्ता आंगनबाड़ी वाले आए तो फिर फोन किए मेरे पास कि भैया ताला जड़ दिए हैं सरपंच, तो फिर पता चला कि नहीं, सुबह आके ही जड़ दिया था ताला। आज फोन से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम भरुआ मुड़ा के सरपंच जीत सिंह के द्वारा भरुआ मुड़ा के सचिव भुवनेश्वर सिंह के साथ महतारी वंदन फॉर्म भरने के दौरान वाद विवाद हुआ। सरपंच ने बताया कि मेरा हितग्राहियों का नाम काट दिया, कह के लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने लगा तथा वहां पे रखे महतारी वंदन फॉर्म को फाड़ दिया। इसके बाद बाहर निकलने के बाद पेट्रोल लेके आया और सचिव भुवनेश्वर सिंह के वाहन होंडा को, स्प्लेंडर को आग लगा दिया तथा घटना कारित करने के पश्चात आरोपी सरपंच फरार चल रहा है। इस सूचना पर थाना सूरजपुर में धारा 186, 294, 506, 435 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है तथा फरार आरोपी सरपंच का पता तलाश जारी है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सरगुजा जिले में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी कर प्रोत्साहन राशि गबन करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मामले में शिकायत के बाद 7 सदस्यीय टीम गठित की गई है जांच के लिए। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरपुर के पूर्व में पदस्थ 2 चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा लिखित रूप से शिकायत की गई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरपुर के पूर्व बीएमओ इमरान खान के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मिलने वाले प्रोत्साहन राशि को गलत तरीके से उनके हिस्से के पैसे का अपने खाते पर लेकर गबन कर लिया गया है। बताया गया कि डॉक्टर इमरान की पदस्थापना से पूर्व चिकित्सा अधिकारी जो थे, उनके समय का प्रोत्साहन राशि प्राप्त होना था, जो कि डॉक्टर इमरान के द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस धनराशि को गबन कर लिया गया। शिकायत आई थी डॉक्टर रोशन निकुंज और डॉक्टर दीपक बावरा, जो पूर्व चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौरपुर में पदस्थ थे। उनकी एक शिकायत मिली है जो आयुष्मान से संबंधित बातें हैं कि बीएमओ के द्वारा कुछ अनियमितता की गई है और आरएसबीवाई का जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। इसी की शिकायत हमारे विधायक महोदय के द्वारा भी की गई है। पे धौरपुर सीएचसी धौरपुर में पोस्टिंग हुआ था बॉन्ड के तहत, तो जून 2019 से जून 2021 तक तो पीएचसी लुंड्रा में मैं 3 महीने के लिए मुझे अटैच किया गया था। तो उस समय में जो भी स्मार्ट कार्ड जो भी ब्लॉक हुए होंगे उनका आज दिनांक तक एंट्री नहीं हुआ है, उसका पैसा नहीं मिला है। तो इस संबंध में हम लोग सीएमओ को एक लेटर दिए हैं, उसे जांच टीम गठित किया गया है और उसमें फिर जांच के बाद आगे का होगा।
देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। बर्रा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25-25 हजार के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बर्रा थाने में दर्ज केस में फरार चल रहे थे ये दोनों आरोपी। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर यह खुलासा किया है। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। बर्रा थाने में दर्ज केस में फरार चल रहे थे दोनों आरोपी। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया है। तो बर्रा पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कानपुर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। 25-25 हजार के इनामी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस वक्त की अहम खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिखा रहे हैं। बर्रा थाने में दर्ज केस में फरार चल रहे थे ये दोनों आरोपी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत से अगली खबर है। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, मामले की जांच में जुटी गजरौला पुलिस। गजरौला थाना क्षेत्र के डेरम मढ़रिया गांव का यह पूरा मामला है। मामले की जांच में गजरौला पुलिस से जुटी हुई है। ये पीलीभीत से खबर आपको दिखा रहे हैं। गजरौला थाना क्षेत्र के डेरम मढ़रिया गांव की यह पूरी घटना है। तो पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। पीलीभीत से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस वक्त की अहम खबर पीलीभीत से आपको दिखा रहे हैं। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है और मामले की जांच में गजरौला पुलिस जुटी हुई है। गजरौला थाना क्षेत्र के ढेरम मढ़रिया गांव का यह पूरा मामला है। पीलीभीत से अहम खबर, पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अगली खबर सीतापुर से है। युवक पर गुलदार ने जानलेवा हमला किया। आपको बता दें, गुलदार के हमले से युवक बुरी तरह जख्मी हुआ है। एसडीओ वन विभाग आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। महुली थाना क्षेत्र के श्याम जीरा की कटघरा का है पूरा मामला। तो सीतापुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एसडीओ वन विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अस्पताल में महुली थाना क्षेत्र के श्याम जीरा की कटघरा का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। युवक पर गुलदार ने जानलेवा हमला किया है। गुलदार के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल में एसडीओ वन विभाग और वन विभाग के आला अधिकारी अस्पताल में हालचाल जानने पहुंचे हैं। महुली थाना क्षेत्र के श्याम जीरा के कटघरा का यह पूरा मामला है। अगली खबर महाराजगंज से। आपको बता दें, वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिकारियों के लगाए गए जाल में फंसा है तेंदुआ। फोन तक नहीं उठा रहे डीएफओ नवीन कुमार। तेंदुए के फंसने के बाद प्रशासन को ग्रामीणों ने जानकारी दी है। मौके पर प्रशासन के साथ वन विभाग और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची है। शिकारियों के जाल में फंसा तेंदुआ घायल भी हुआ है। घायल तेंदुए का डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। निचलौल रेंज के सोहट गांव में शिकारियों ने जाल लगाया था। तो शिकारियों के जाल में फंसा है तेंदुआ। इस दौरान तेंदुआ गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। निचलौल रेंज के सोहट का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अमरजीत सिंह जनसेवक को श्रद्धांजलि देने के लिए शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने अमरजीत सिंह जनसेवक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने दिव्यांगजनों का गौरव बढ़ाया है। विधायक रहते हुए उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना में सकारात्मक भूमिका निभाई है। दिव्यांगजनों के प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक भी रहे। जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन हम लोग 2 मिनट का मौन रख करके और उनको श्रद्धांजलि देंगे। आज परम आदरणीय पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक, जो हम लोग के संरक्षक भी थे, दिव्यांग समाज के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मायावती की सरकार थी, उन्होंने लड़ करके इस विभाग को अलग कराया, क्योंकि समाज कल्याण के अंदर में विभाग चलता था पहले। बहुत से काम उन्होंने किए। दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए, पुनर्वास के लिए तमाम काम किए। उन्होंने मार्गदर्शन किया, संघर्ष किया जीवन भर। जहाँ भी रहे, जब भी रहे,
जब भी उनको उनके आवश्यकता पड़ी उनकी हम लोग की मदद की। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह आज 89वीं जयंती 3 मॉल एवेन्यू स्थित ट्रस्ट में मनाई गई। उनके बेटे पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक कुंवर फतेह बहादुर सिंह समेत गोरखपुर के तमाम लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। फतेह बहादुर ने बताया कि उनके ही मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का ताला खोला गया था। 18 फरवरी 2024 को स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट में पूर्वांचल के मसीहा और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे भारत सरकार के संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का जन्मदिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। और प्रदेश के सभी जो हमारे संगठन हैं ट्रस्ट के, उन स्थानों पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनका जो सोच था उत्तर प्रदेश के बारे में कि पूर्वांचल का विकास हो और समूचे उत्तर प्रदेश का विकास हो, और वो उस समय के मुख्यमंत्री थे जब उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश एक राज्य था। तो उन्होंने जो है पहाड़ी क्षेत्रों का भी बहुत विकास कार्य किया और देश और प्रदेश में उन्होंने बहुत कम समय की अवधि में यहाँ के विकास के लिए उन्होंने बहुत सी योजनाएं दी। खास तौर से टिहरी डैम प्रोजेक्ट जो आप सब जानते हैं, पूर्व उत्तरांचल में बिजली उत्पाद केंद्र एक बड़ा उनके समय में स्थापित हुआ था। उसी तरह से जो ये मोबाइल आया है, ये मोबाइल 1989 में एल्काटेल कंपनी थी, उस कंपनी से MOU साइन करने गए थे वो, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच के नानपारा इलाके में दुधमुही मासूम के साथ एक अधेड़ शख्स के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला मासूम बच्ची को लेकर खेत गई हुई थी। बच्ची सरसों के खेत में मां के करीब ही खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले 50 वर्षीय अधेड़ ने बच्ची का मुंह दबाकर उठा ले गया और जबरन रेप करने का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची मां ने बच्ची को छुड़ाकर परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। SP बिंद्रा, आपको बता दें, बृंदा शुक्ला ने बच्ची को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर करवाया है और बताया कि शीघ्र बेहतर पैरवी कर आरोपी को उसके किए की सजा दिलाई जाएगी। जी, नानपारा थाने के क्षेत्रांतर्गत आज ये लगभग 1 वर्ष की बच्ची के साथ एक 50 वर्षीय आदमी द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई है। और जैसे ही इसका घटना की सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल टीम फॉर्म कर ली गई थी। इसकी गिरफ्तारी हुई थी और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में केंद्र उसे पूछताछ की जा रही है और बच्ची को तत्काल उपचार के लिए पहले CHC ले जाया गया, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। अभी बच्ची स्टेबल है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत गंभीर चोट है, लेकिन फिर भी और बेहतर इलाज के लिए, ताकि और अच्छे पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट बच्ची को एक बार एग्जामिन कर लें क्योंकि बहुत छोटी है, उसको लखनऊ रेफर करा रहे हैं। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।